प्यारे बच्चों, आज एक बार पुनः आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल आपसे शीत युद्ध के कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। आज उन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ाता हूँ। शीत युद्ध क्या था और इसके उदय के क्या कारण थे। जहाँ तक हमने कल बात की थी कि शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव, ईर्ष्या और घृणा पर आधारित एक वैचारिक युद्ध था, जो मुख्यतः दो विचारधाराओं, संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद और सोवियत संघ की विचारधारा समाजवाद के मध्य का संघर्ष था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ नामक दो महाशक्तियों का उदय हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और सोवियत संघ समाजवादी साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। तो दोनों के बीच तनाव, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की जो विचारधारात्मक स्थिति थी, उसको अमेरिकी विचारक बर्नार्ड बारूक ने शीत युद्ध का नाम दिया। तो शीत युद्ध के उदय के मुख्य कारण क्या क्या थे, यदि हम इस पर चर्चा करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आधार पर शीत युद्ध के उदय का उत्तरदायी तो सोवियत संघ था और सोवियत संघ के अनुसार शीत युद्ध के उदय का कारण अमेरिका की विचारधारा थी। लेकिन यदि हकीकत में देखा जाए तो इसके कई सारे कारण थे। पहला कारण यदि जो हमारी समझ में आता है वो था विचारधारात्मक कारण। यानी शीत युद्ध के उदय का जो प्रथम कारण दृष्टिगोचर होता है वो है विचारधारात्मक कारण। क्या था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे, जबकि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश समाजवादी साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। और दोनों ही राष्ट्र और दोनों ही गुट अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते थे। और दोनों ही गुट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट और सोवियत संघ का गुट दोनों अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ मान करके उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। जब उनका प्रचार प्रसार करना चाहते थे तो और दोनों गुटों की विचारधारा एक दूसरे के विपरीत थी और दोनों अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ मानना चाहते थे, इसीलिए वो पूरी दुनिया में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी कारण उनके अंदर एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना व्यक्त हुई, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना व्यक्त हुई, एक दूसरे के प्रति भय व्याप्त हुआ और एक दूसरे के प्रति आशंका व्याप्त हुई, जिसको ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। दूसरा बड़ा कारण था ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। ईरान यानी पश्चिमी एशिया के राष्ट्र ईरान में मध्य एशिया के राष्ट्र ईरान में सोवियत हस्तक्षेप क्या था कि सोवियत संघ और पश्चिमी देशों में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 6 माह के अंतर्गत, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, तो संयुक्त सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच एक समझौता हुआ था कि 6 महीने के अंदर दोनों देश ईरान से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे। यानी सोवियत संघ भी ईरान से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा और पश्चिमी देश यानी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका भी ईरान से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। युद्ध की समाप्ति के 6 माह के अंतर्गत पश्चिमी देशों ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। यानी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया, लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। यानी सोवियत संघ ने अपनी सेनाओं को जब वापस नहीं बुलाया तो उसने ईरान पर दबाव बना करके एक दीर्घकालीन तेल समझौता किया। इसके अलावा सेनाएं तो नहीं बुलाई और साथ ही साथ ईरान के साथ एक दीर्घकालीन तेल समझौता कर लिया, जिससे पश्चिमी देश घबरा गए और पश्चिमी राष्ट्रों के मन में सोवियत संघ के प्रति एक द्वेष की भावना पैदा हो गई, जो बाद में शीत युद्ध के उदय का एक बड़ा कारण सामने आई। तीसरा बड़ा कारण था सोवियत संघ के द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। शीत युद्ध के उदय का तीसरा बड़ा कारण था कि सोवियत संघ के द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। 1945 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट साहब, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे स्टालिन के बीच में एक याल्टा समझौता हुआ था। 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसे इतिहास में याल्टा समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में यह हुआ था कि पोलैंड में प्रतिनिधि यानी लोकतंत्रात्मक शासन को मान्यता दी जाएगी, जर्मनी को 4 कब्जाग्रस्त क्षेत्रों में बांटा जाएगा। ये मुख्य बात थी कि पोलैंड में प्रतिनिधि शासन की स्थापना की जाएगी और जर्मनी को 4 कब्जाग्रस्त क्षेत्रों में बांटा जाएगा।
लेकिन सोवियत संघ ने याल्टा समझौते का पालन न कर पोलैंड में प्रतिनिधि शासन के स्थान पर जनवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। यानी पोलैंड में जो प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था होनी थी उसके स्थान पर क्या कर दिया, जनवादी सरकार की स्थापना मान्यता दे दी। और पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, इन देशों में भी जनवादी सरकार को मान्यता दे दी। यानी जो पूर्वी यूरोप के मुख्य देश थे कौन कौन से, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया आदि में अपना प्रभाव स्थापित कर वहाँ पर जनवादी सरकारों की स्थापना कर दी और जर्मनी पर अपना प्रभाव बढ़ा दिया, विशेष पूर्वी जर्मनी पर। तो इस बार याल्टा समझौते का अनादर करके सोवियत संघ ने अविश्वास और वैमनस्य की भावना को जन्म दिया, जो आगे चलकर शीत युद्ध का उदय का एक प्रमुख कारण बना। चौथा जो बड़ा कारण था वो था लैंड लीज समझौते का समापन। ये क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लैंड लीज समझौता हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसके अंदर क्या था कि ध्रुवीय राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका सोवियत संघ को वित्तीय सहायता और हथियार उपलब्ध कराएगा। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ध्रुवीय राष्ट्रों यानी जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध होगा तो अमेरिका सोवियत संघ को वित्तीय सहायता और हथियार उपलब्ध कराएगा। लेकिन अमेरिका ने बिना पूर्व सूचना के सोवियत संघ को ये सहायता देनी क्या कर दी, बंद कर दी। जब सहायता देनी बंद कर दी तो इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक अविश्वास बढ़ गया, जिसने शीत युद्ध का वातावरण तैयार किया। चौथा बड़ा कारण था फासीवादी ताकतों को अमेरिकी सहयोग। फासीवादी शासन जर्मनी और इटली में था मुख्यतः। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी राष्ट्रों ने इटली के साथ अपने संबंध बढ़ाने प्रारंभ कर दिए। जब इटली की हार हो गई द्वितीय विश्व युद्ध में तो पश्चिमी देशों ने, विशेषकर अमेरिका ने, ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली के साथ अपने संबंध बढ़ाने प्रारंभ कर दिए, जिसे सोवियत संघ ने साम्यवाद के विरुद्ध माना। सोवियत संघ का मानना था कि यह कार्य पश्चिमी राष्ट्र उसके विरुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि इटली एक फासीवादी राष्ट्र था, उसके विरुद्ध ये कार्य कर रहे हैं। तो सोवियत संघ ने इस कारण पश्चिमी राष्ट्रों से अपनी दूरी बनानी प्रारंभ कर दी और जब दूरी बढ़ी तो उनके बीच में एक अविश्वास पैदा हो गया और यह अविश्वास, यह संदेह ही आगे चल करके शीत युद्ध के उदय का एक बड़ा प्रबल कारण बना। अगला छठा कारण यदि हम समझें तो वो था बर्लिन विवाद। बर्लिन विवाद क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी, उसके पूर्वी भाग में सोवियत संघ का और पश्चिमी भाग पर पश्चिमी राष्ट्रों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का अधिकार हो गया था। पश्चिमी राष्ट्रों ने पश्चिमी जर्मनी में नई मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ कर दिया। जो पश्चिमी राष्ट्र थे उन्होंने पश्चिमी जर्मनी में एक नई मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ कर दिया, जिससे सोवियत संघ नाराज हो गया। जब सोवियत संघ नाराज हो गया तो उसने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी और बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी। बर्लिन की जो दीवार थी वो शीत युद्ध का एक बड़ा परिचयात्मक थी और इस कारण ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की जो वैमनस्यता बढ़ी और जो शीत युद्ध का एक प्रबल कारण के रूप में सामने आई। सातवां जो बड़ा कारण था शीत युद्ध के उदय का वो था संकीर्ण राष्ट्रवाद पर संकीर्ण राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपने स्वार्थों को साधने में लग गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपने स्वार्थों को साधने में लग गए। वे लगातार एक दूसरे की अनदेखी करके अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे, एक दूसरे की अनदेखी करते रहे। यानी उनके बीच जो वार्ताएं बंद हो गई, और एक दूसरे के विरुद्ध वो कार्य करने लगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करने लगे, जिससे शक्ति की राजनीति का उदय हुआ। मार्गेनथाउ के अनुसार ये शक्ति की राजनीति उदय हुई और जो शीत युद्ध का एक प्रबल कारण के रूप में सामने आया। आठवां जो बड़ा कारण था वो था अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। यानी अमेरिका परमाणु कार्यक्रम क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और इसके बाद अमेरिका, क्योंकि पहला राष्ट्र था जिसने परमाणु बमों से हमला किया था, उसने अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने का निश्चय किया, जिससे कि वह दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के दो शहरों हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 पर परमाणु बम गिराया था और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने सोवियत संघ को इसकी कोई तकनीकी जानकारी नहीं दी और न ही कोई पूर्व सूचना दी, तो सोवियत संघ इससे रुष्ट हो गया। उसने भी अपने परमाणु कार्यक्रम बढ़ाने प्रारंभ कर दिए। यानी अमेरिका जो कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र था, उसने अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने का निश्चय किया और सोवियत संघ ने भी अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने का निश्चय किया, यह अविश्वासी शीत युद्ध के उदय का बड़ा कारण बना। और जो बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में 5 राष्ट्रों को वीटो पावर दी गई थी। 5 राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ,
चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को वीटो पावर दी गई थी, ताकि दुनिया में यदि कहीं भी कोई राष्ट्र, इन जैसे अमेरिका या सोवियत संघ कहीं पर हमला करते हैं या कहीं कोई गलत करते हैं, दूसरा राष्ट्र, उसका विरोधी राष्ट्र उसको वीटो पावर से रोक सकता है। अमेरिका जो भी कार्य कर रहा था, सोवियत संघ उस पर बार बार वीटो लगा दे रहा था। चाहे कुछ भी कार्य करे, अमेरिका ने अगर कोई प्रस्ताव रखा तो सोवियत संघ उस पर वीटो लगा देता था। उस वीटो के कारण क्या होता था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक विवाद पैदा हो जाता था, और यह विवाद ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे बार बार वीटो पावर के लगाने के कारण, और इस कारण ही शीत युद्ध का उदय हुआ। तो शीत युद्ध के उदय के मैंने आपको जो 9 कारण बताए, उनमें से पहला मैंने आपसे बताया शीत युद्ध के उदय के जो 9 कारण पर यदि हम बात करें तो उनमें पहला था विचारधारात्मक प्रभाव, दूसरा था ईरान में सोवियत हस्तक्षेप, तीसरा था सोवियत संघ द्वारा यार्ड का पालन न किया जाना, चौथा था लैंड लीज समझौते का समापन, पांचवा था फांसीवादी ताकतों का अमेरिकी सहयोग, छठा था बर्लिन विवाद, सातवां था संकीर्ण राष्ट्रवाद पर संकीर्ण राष्ट्रहित, आठवां अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम, और नौवां था सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। तो ये तो था कि शीत युद्ध क्या था और उसके उदय के क्या कारण थे। अब यदि हम इसी में बात करें कि शीत युद्ध के क्या प्रभाव हुए, शीत युद्ध तो आपने समझ लिया कि दो राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक विचारधारात्मक युद्ध जो तनाव, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष पर आधारित था। तो शीत युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? शीत युद्ध का पहला प्रभाव पड़ा द्विध्रुवी विश्व का उदय। इस शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो था द्विध्रुवी विश्व का उदय। यानी द्विध्रुवी विश्व का मतलब जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हों, जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हों तो उसको द्विध्रुवी विश्व कहा जाता है। तो शीत युद्ध काल में शक्ति के दो केंद्र थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो जब शक्ति के दो केंद्र थे, इस कारण क्या हुआ कि शीत युद्ध काल में द्विध्रुवी विश्व का क्या हुआ? उदय हुआ। शीत युद्ध जब 1991 में समाप्त हुआ तो द्विध्रुवीता भी समाप्त हो गई और वर्तमान में विश्व एक ध्रुवीय हो गया। दूसरा कारण, दूसरा जो सबसे बड़ा था वो था सैन्य गठबंधनों का निर्माण। शीत युद्ध में जो सबसे बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा वो था सैन्य गठबंधनों का निर्माण। शीत युद्ध काल में नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट जैसे सैन्य गठबंधनों का निर्माण हुआ। इस सैन्य गठबंधनों में हथियारों का जखीरा इकट्ठा होना शुरू हुआ। नाटो के द्वारा अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप में अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए, तो वार्सा पैक्ट के द्वारा सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए। उसके अलावा अमेरिका ने सीटो और सेंटो के द्वारा मध्य एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने प्रारंभ किए। शीत युद्ध का तीसरा बड़ा प्रभाव था शस्त्रीकरण को बढ़ावा। शस्त्रीकरण यानी हथियारों का जखीरा इकट्ठा करना। तो शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो था हथियारों का जखीरा इकट्ठा होने लगा, यानी हथियार इकट्ठे करने लगे, यानी शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलने लगा। तो शीत युद्ध काल में दोनों राष्ट्रों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए शस्त्रों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने हथियारों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए खतरनाक शस्त्रों का संग्रह करना प्रारंभ कर दिया और अपने मित्र राष्ट्रों को अपने अस्त्र शस्त्र करने की व्यवस्था कर दिया। यानी सैनिक, जो भी राष्ट्र उनके मित्र राष्ट्र थे उनको भी उन्हें सैनिक हथियार खरीदने के लिए विवश कर दिया और इस तरह से पूरी दुनिया में हथियारों की एक होड़ स्थापित हो गई और प्रत्येक राष्ट्रों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए हथियारों का व्यापार प्रारंभ किया, जो बाद में आतंकवाद के उदय का भी एक बड़ा कारण बना, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और शीत युद्ध का एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और वो सकारात्मक प्रभाव था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय। शीत युद्ध काल के दौरान, यानी जब शीत युद्ध काल हुआ 1945-1991 में के दौरान, तो उस समय 1950 के दशक में, 1960 के दशक में बहुत सारे देश ऐसे थे, विशेषकर एशिया के, अफ्रीका के और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, जो इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल के अधीन थे, आज़ाद हुए। यानी बहुत सारे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जेरे, कांगो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उधर आपके दक्षिण अमेरिका में पैराग्वे, वेनेजुला, उरुग्वे, ये बहुत सारे राष्ट्र जो है उस समय इनका क्या हुआ, ये आज़ाद हुए। जब ये आज़ाद हुए तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों चाहते थे कि हमारे साथ शामिल हों, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के कर्नल अब्दुल गमार नासिर, घाना के वामाई एनक्रोमा और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो जैसे कुछ नेताओं के सहयोग से एक नए आंदोलन का उदय हुआ, जिसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। यानी एक तीसरी दुनिया पैदा हुई। तो शीत युद्ध काल का एक सकारात्मक प्रभाव ये भी रहा कि एक तीसरी दुनिया के देशों का एक समूह बन के सामने आया। प्रथम दुनिया, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप से जानते हैं,
द्वितीय दुनिया जिसे हम सोवियत संघ और उसके समर्थ राष्ट्रों के नाम जानते हैं, और तीसरी दुनिया यानी जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, विशेषकर एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के, लैटिन अमेरिका महाद्वीप के, इन देशों का एक गुट हुआ और एक समूह बना जिन्होंने विश्व की राजनीति को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो शीत युद्ध के 4 मुख्य प्रभाव मेरी दृष्टि में सामने आते हैं। एक द्विध्रुवी विश्व का उदय हुआ, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में। दूसरा, सैन्य गठबंधन का निर्माण हुआ, नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट जैसे सैन्य गठबंधन बने। इनमें से सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जो है शीत युद्ध काल में ही समाप्त हो गए थे। तीसरा, शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हुई। और चौथा जो बड़ा कारण था वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय। तो शीत युद्ध काल में मुख्यतः 4 प्रभाव शीत युद्ध काल के। आज के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग इसका संग्रह कर, इसको अवलोकन कर अपने आप के ज्ञान को वृद्धि करेंगे, और आपको जो नोट्स दिए गए हैं उन नोट्सों को भी आप पढ़ लेंगे और उन्हें अपनी कॉपी में लिपिबद्ध कर लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।